जनता के तीखे सवाल, जवाब है किसके पास? अब सीधे रूबरू होगी मुलाकात, सियासतदार भी होंगे बेनकाब, नहीं छुपेगा जनता से कोई भी राज, क्योंकि यह है मुद्दे की बात। नमस्कार, डीजी न्यूज के मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जीएस यादव। आज मुद्दे की बात कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं इंदौर जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह जी। संतोष कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। हम डीआईजी साहब से आगे कोई चर्चा करें, लेकिन हम थोड़ी सी डीआईजी साहब के स्वभाव और उनकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा बता दें। दिखने में साइलेंट, स्वभाव उनका बिल्कुल शांत, लेकिन अपराधियों के लिए कठोरता वाला सोच एक इंदौर शहर के लिए बहुत जरूरी था, और वो हमारे डीआईजी महोदय के बीच स्वभाव में देखने को मिला है। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से, जब से इनकी पोस्टिंग इंदौर में हुई है, एक अपराधों पे अंकुश सा लगने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, वो आम जनता को देखने को मिल रहा है, और वो स्थिति आज भी हमें है। एक समय वो था जब इंदौर शहर में अपराध चरम के ऊपर जा रहा था, सिमी के स्लीपर शेर सिर उठाए हुए थे। ऐसे समय पे संतोष कुमार जी की इंदौर में पोस्टिंग हुई थी, और उसके बाद में अपराधों पर जो नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था, शांत स्वभाव लेकिन कठोर व्यवहार, वो आज हमें एक अच्छे परिणाम के रूप में परिचित होता दिख रहा है। डीआईजी साहब, हम आपसे सबसे पहले बात करें कि इंदौर में जिस तरह से अपराध की एक श्रृंखला शुरू हुई थी और जिस तरह से अपराधियों ने सिर उठा रखा था, आप आने के बाद में आपकी पहली रणनीति क्या थी? आपकी सोच क्या थी कि इस तरह से उन पर नियंत्रण करना था? पहली रणनीति ये थी कि जो लगातार अपराध हो रहे थे, जिससे एक तो जनमानस में ये संदेश जाता है कि अपराधी ज़्यादा सक्रिय हैं, सुरक्षित नहीं है वो, साथ ही साथ पुलिस के लिए चैलेंज रहता है, और मीडिया और सभी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक नहीं कर रही है। तो उसके लिए बेसिकली ये था कि जो रनिंग क्राइम्स होते हैं, स्नैचिंग हो रही है, कहीं कोई किसी को मार रहा है, कहीं कोई लगातार 3-4 लोगों को मारते हुए कोई चला जा रहा है, तो ऐसे लोगों पे काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की गई। हम लोगों ने उस इलाकों को चिन्हित किया जहां ऐसी चीज़ें होती हैं, और मुझे कहते हुए इसमें काफ़ी संतुष्टि होती है कि हमारे कई अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़ के कार्रवाई की, और लगातार सख्त कार्रवाइयों से, लगातार एक कहते हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड कार्रवाइयों से इस पर काफ़ी नियंत्रण हुआ है। धीरे धीरे अन्य उसको भी पुलिस ने अपने उसमें कार्रवाइयाँ की, और कुल मिला के जो एक था कि पहले ये सब सारे जो एक्टिव क्राइम है उनको ख़त्म किया जाए, उन क्रिमिनल्स की एक्टिविटी को ख़त्म किया जाए। बहुत सारे लोग फरार थे, बहुत मामलों में, गंभीर मामलों में, उनको अरेस्ट किया गया, उनको पकड़ा गया। उससे जो है काफ़ी राहत हुई, और एक मैसेज ये जाता है क्रिमिनल एलिमेंट्स में भी कि पुलिस मीन्स बिजनेस, यानी पुलिस अब छोड़ेगी नहीं, और वो संदेश काफ़ी हद तक देने में पुलिस जो है वो सफल रही है। कुल मिला के पुलिस ने उस भाषा का उपयोग किया जो अपराधियों के लिए चाहिए, कि डंडा अपराधियों के लिए और सहयोग शहर की जनता के लिए। बिल्कुल सही है आपका कहना कि पुलिस का भय जो है वो आपराधिक एलिमेंट्स, असामाजिक तत्वों में होना चाहिए, और आम आदमी को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पुलिस उनके लिए कार्य कर रही है, ताकि वो बेझिझक अपनी बात भी पुलिस तक पहुंचा सके। सर, बीच बीच में देखने को मिला था कि पुलिस का खौफ जो है आम जनता में ज्यादा देखने को मिल रहा था, अपराधियों में नहीं, क्योंकि आपकी एक रणनीति थी जिसके तहत आपने काम किया है। लेकिन जनता के बीच में विश्वास कायम करने के लिए आपने क्या कदम उठाए थे, और किस तरीके से विभागीय स्तर पर अपनी एक कार्रवाई शुरू की थी? इसके 2-3 हिस्से थे। एक तो जनता से एक सुलभ संवाद हो, सुलभ उनको हमारी उपलब्धता हो, वो जब आए अपनी बात कहने तो हम उनकी बात ध्यान से सुने। हो सकता है कई ऐसी चीजें हैं जो जनता अपेक्षा करती है वो हम ना कर पाए, जैसे भाई भाई का विवाद है, परिवार में कोई विवाद है, उसको लंबे समय कोई सिविल लिटिगेशन हो सकता है, उसका हिस्सा हो, पुलिस तात्कालिक रूप में उसका समाधान नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम उसकी बात को सुनना, उसको ये अवगत करा देना कि कानूनी रूप से ये नहीं संभव हो सकता, इसके लिए आपको जो है न्यायालयों का सहारा लेना पड़ेगा, या उसकी जो भी कार्रवाई होती है उसको त्वरित उससे कर देना, ताकि उसको ये कॉन्फिडेंस आए कि मैंने अपनी बात कही और कार्रवाई हुई। ये काफ़ी हद तक प्रयास किया गया। मैं स्वयं भी ये इंश्योर करता हूँ कि मैं जब भी उपलब्ध रहूँ और जो भी मेरे पास आए उसका जो भी समाधान है लीगल तरीके से वो इमीडिएटली हो, और वो उसकी जानकारी में भी आ जाए, और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को भी ऐसा बताया गया, और इसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अभी भी कहीं कहीं हमें लगता है कि काफ़ी इसमें करेक्शन की आवश्यकता है, खासतौर से हमारे जो कटिंग एज लेवल हैं, जो पुलिस स्टेशन हैं, थाना है, कई बार हमारे कई अधिकारी इसमें जो एक हमारी मूल वो है कि जनता की किसी भी चीज़ को आप लेके और उसकी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप एग्जिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें अभी मुझे लगता है कि और ज़्यादा उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पर बाय एंड लार्ज काफ़ी हद तक खासतौर से सीनियर ऑफिसर्स के मंग, जैसे हम जो
एसपीज हों, एडिशनल एसपीज हों, सीएसपीज लेवल पे, इवन बहुत सारे थाना प्रभारियों के लेवल पे भी काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हुई और उन्होंने कार्रवाई भी की है। कई हमारे बल्कि जो जूनियर अफसर होते हैं, जो आरक्षक हैं, प्रधान आरक्षक हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत और बड़ी एक तरह से क्या तत्परता से कार्रवाई की और उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी थी कि उनको हम अच्छी तरह से मोटिवेट करें और उसके लिए कई प्रकार से उनको मोटिवेट किया गया। और ख़ासतौर से ये उनके मन में हमेशा भय रहता है कि काम करते करते कोई उनको एक तरह से कहते हैं कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई हादसा हो जाए, कोई चीज़ हो जाए तो उसमें उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने उसके बारे में चिंता करता है, अपनी नौकरी के बारे में। और वो उनको बिल्कुल इंश्योर किया गया है कि शासन की मंशा हो या हमारे पुलिस मुख्यालय की मंशा हो, वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा हो, ये बड़ी स्पष्ट है कि अगर कोई सही नियत से और सही तरीके से अपना कोई कार्य कर रहा है, उस दौरान हो सकता है उससे कोई मिस्टेक हो, तो जेन्युइन मिस्टेक को कोई एड्रेस नहीं किया जाएगा और किसी का व्यक्तिगत रूप से या किसी के नौकरी का कोई नुकसान नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। सर, बीच बीच में ये देखने को मिला जैसे कि आपने थाना स्तर की बात की है कि कुछ अफसर ऐसे हैं जहां पे थाना स्तर पे वो बात को अवॉइड करते हैं, ये आपने स्वीकार किया, उसमें सुधार की बात भी आपने कही है। लेकिन उसमें ये देखने में आया कि थाना स्तर पे ही जब लोग अपने कर्मचारी, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी या छोटे कर्मचारी है, वो काम करना चाहते हैं और बीच के जो अफसर रहते हैं, आप और आपसे जो नीचे के श्रेणी के अफसर रहते हैं, वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसको भी आपने कोई समीक्षा करने की व्यवस्था की है? लगातार करते हैं। आपका कहना सही है कि कुछ लोग होते हैं और एक लाइटर वेन में मैं कहूँगा इनको हम ज्ञानी कहते हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कई बार ये अपना ज्ञान, हमारे जो उत्साही अधिकारी कर्मचारी हैं जो वास्तव में जाके लोगों के बीच कार्य करना चाहते हैं, वो उनको अपना ज्ञान दे देते हैं कि ये तो 20 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा है। जी जी। 25 साल से देख रहा हूँ, मैं तो इंदौर को जो है वो 25 साल से 35 साल से जानता हूँ, मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ। तो कई बार ये लोग, आपका कहना सही है कि डीमोटिवेट करते हैं हमारे इंटरनल जो हमारा एक वो है। और इसके साथ साथ कई बार ये प्रवृत्ति है कि जब आम आदमी कई बार आता है और उसकी भावनाएं जो अभिव्यक्त करने की जो तरीका है वो अलग हो सकता है, क्योंकि जब कोई पीड़ित होता है तो कोई जरूरी नहीं कि बहुत संतुलित लहजे में अपनी बात कहे। पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित महिला जो अपनी बात को कई प्रकार से कह सकता है। अब उसको हैंडल करना भी, उसको समझदारी से हैंडल करना, उसकी बात को समझ लेना भी हमारे अधिकारियों का आना चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, कंपोनेंट है। उसके साथ साथ जो हम लोग उनसे संवाद करते हैं वो भी सहज और संतुलित होना चाहिए। जैसे मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं अपने प्रत्येक अधिकारी को सम्मानजनक तरीके से एड्रेस करूँ, आप कह के करूँ। वो मेरा जूनियर जरूर हो सकता है, पर कोई वो मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा वो कोई अधीनस्थ वो नहीं है। तो विभागीय क्रम में वो मुझसे जूनियर है, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। और जब ये होता है तो वो व्यक्ति वो सम्मान उठा के अपने पास आने वाले जो आम व्यक्ति हैं उनको देता है। जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ, और टाइम एंड अगेन जो है 2-4 महीने में एक आधा इशू हमारे पास आते हैं, उसमें बस ये देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो ओवरऑल आचरण है वो कहीं जेन्युइन है तो फिर ठीक है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। अगर उसमें कहीं भी ये पाया जाता है कि इस व्यक्ति ने जानबूझ के कोई अनुशासनहीनता की या किसी जनता के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उससे बड़ी कठोर कार्रवाई होती है। कार्रवाइयाँ बहुत सारी नहीं करते, पर इतनी कठोर करते हैं कि बहुत सारे लोगों में मैसेज है। नहीं सर, एक बात और देखने में आई कि पुलिस विभाग में उन पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के आचरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए बीच में कार्य कौशल और व्यवहार कौशल एक सेमिनारों के भी आयोजन किए गए हैं, जिससे ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आपको अपना आचरण कैसा रखना चाहिए। यह प्रक्रिया क्या थमसी गई है या इसको वापस जारी रखने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, जैसा मैंने कहा कि ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट उसका कंपोनेंट है। और अभी आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि अभी 2 फरवरी से 4 फरवरी तक हम लोगों ने, 2 और 3 फरवरी को हम लोगों ने अपने मिडिल लेवल अधिकारियों को, यानी डीएसपी और टीआई रैंक के जो हैं उनको आईएम इंदौर में 2 दिन वहीं कैंप करके, यानी 1 फरवरी को वहाँ आ गए, 2 और 3 को उन्होंने ट्रेनिंग ली और 4 की सुबह वहाँ से रवाना हुए। तो इस तरह की पूरे प्रदेश स्तर की ट्रेनिंग जो है आईएम इंदौर में आयोजित की गई थी, जिसका पूरा जो टॉपिक था वो वही था कि लीडरशिप और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी थाना लेवल पे वो कैसी लीडरशिप, जैसे अब थाना प्रभारी भी हुए तो वो भी 50, 60, 70, 100 लोगों को कमांड करता है, तो उससे किस प्रकार की लीडरशिप की हमारी अपेक्षा है कि अपने लोगों को लीड करे, साथ साथ वो विभाग का जो है वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है जी, उस क्षेत्र में, चाहे किसी भी थाना क्षेत्र का जब थाना प्रभारी है तो वो उस पूरे विभाग को वहां प्रतिनिधित्व करता है और उसका कंडक्ट, उसका आचरण, उसका बात व्यवहार जो कहीं ना कहीं पूरे विभाग की छवि बनाता या बिगाड़ता है। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग, लगातार उसको बताया जाना, बड़े अधिकारियों का छोटे अधिकारियों के साथ लगातार संवाद होना, हर जगह केवल ये ना देखना कि वो कहाँ गलती कर रहा है, बल्कि वो जब अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी देना, अगर उसकी त्रुटि है तो उसको पॉइंट आउट करना, और जब वो इनकॉरिजिबल हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल ही अपरिवर्तनीय हो जाता है कि वो परिवर्तन नहीं करेगा, आदतन, जैसे हम कहते हैं कि आदतन अपराधी, ऐसा अगर वो आदतन ऑफेंडर हो जाता है तो उसको फिर एग्जेम्पलरी रूप से, उदाहरणतः रूप से पनिश करना, ताकि एक संदेश अच्छा जाए। ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं और ये सारे उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी हैं। पुलिस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
शहरी स्तर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से पुलिस के प्रति जो सोच जो थी लोगों की, मतलब विपरीत सोच थी, उसको पॉजिटिव वे में बदलने के लिए आपने एक जनसंवाद अभियान चला रखा है, और जहां तक है कि आप स्वयं उपस्थित होकर लोगों से चर्चा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने जो जनसंवाद अभियान शुरू किया है उसमें पुलिस की छवि किस तरीके से व्यवस्थित हो पाई है, सुदृढ़ हो पाई है, या हम कहें कि पुलिस के प्रति लोगों का सकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट वो है, ये हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय की एक उसका सोच का हिस्सा है। उनके निर्देश भी हैं कि सभी अधिकारी जो है लोगों के बीच में जाके लोगों से सामान्य समय में, एक होता है जब कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, कोई बड़ा अपराध हो जाता है तो उस समय तो चर्चा करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, पर सामान्य परिस्थितियों में लोगों के साथ कैसे जुड़ा जाए, जन संवाद उसका एक ऑर्गेनाइज तरीका है कि व्यवस्थित रूप से हम लोगों को आमंत्रित कर देते हैं। उनको पहले खबर होती है कि आज आएंगे जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, या मैं जब जाता हूं तो मेरे बारे में बता दिया जाता है। लोग आते हैं, उनसे बड़ी खुली चर्चा होती है, और सबसे पहली चीज़ मैं उनको बड़ा क्लियर कर देता हूं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई यहाँ पे बीच बचाव नहीं है, कोई अधिकारी बुरा नहीं मानेगा, कोई भला नहीं मानेगा, आप तो खुल के जो कहना है कहो। और मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने बड़े खुल के अपने वक्तव्य दिए। किसी अधिकारी से उनको परेशानी तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि भाई इनका व्यवहार सही नहीं है, बाकी तो ये ठीक है, ये रात को भी मिल जाते हैं, काम ठीक है, लेकिन इनका व्यवहार सही नहीं है, बातचीत अच्छी नहीं करते। कई अधिकारियों के लोगों ने खुल के तारीफ की, और बाय एंड लार्ज अगर हम उसको देखें तो लगभग 50% या उससे ज्यादा लोगों का ये मत था कि पुलिस ठीक काम कर रही है। एक शिकायत जो नॉर्मली देखने में आई बात व्यवहार की, और कभी कभी ये देखने में आया कि जिस त्वरित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें शिथिलता दिखाई गई। और तीसरा, किसी समय ऐसा लगा कि कुछ लोगों के प्रभाव में किसी व्यक्ति की कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये तीनों चीजें लोगों को क्लियर की गई हैं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि सख्ती का मतलब ये नहीं होता कि हम बातचीत में बहुत खराब हों। किसी को गाली दे देने से सख्ती नहीं होती है। तो सख्ती का मतलब होता है कि अपना काम फेयर तरीके से, एक रूपता के साथ, और बिना किसी बाधा और निर्वाग तरीके से इसको जो करना जो है वही सख्ती होती है। और ये मैसेज लोगों में आदमी के काम करने के तौर तरीके से पहुंच जाता है। इसके लिए कोई अलग से खड़े होकर कहीं गाली देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हमने अपने अधीनस्थों को भी क्लियर किया, और जहां जहां कमियां पाई गई जनसंवादों में, उस त्रुटियों को दूर किया गया है। कुछ एक स्पेसिफिक प्रकरण थे जिसमें लोगों ने शिकायत की थी, उसका वहीं निराकरण किया गया, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं जिससे कि कोई भी विभाग, या मुझे लगता है कि जनता के करीब पहुंच सकता है। एक तो पारदर्शिता, जी सर, और दूसरा उनका लगातार फीडबैक। हम पारदर्शी हैं, जो जिस प्रकार की वो होती है वो कार्रवाई हम करते हैं, और दूसरा उनके फीडबैक के साथ हमेशा अपने को जोड़ के रखना कि वो क्या सोचते हैं कि जिनको हम सर्विस दे रहे हैं या जिनके लिए हम पुलिसिंग कर रहे हैं, वो जनता क्या सोचती है कि वास्तव में उसको क्वालिटी पुलिसिंग या उसको कुछ बेहतर सुविधा मिल पा रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कार्य करते जा रहे हैं और हम उसको बेहतर भी नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस की सक्रियता जिस तरह से देखने को मिली है, उसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है जब शैक्षणिक संस्थाएं रहती हैं। वहां पर देखने को आया था कि शैक्षणिक संस्थाएं पहले अपराधियों के या जो बढ़ने वाले अपराध एक गिरोह के समूह के कब्जे में हुआ करता था। इन ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं को अपराधियों से मुक्त कराना, विद्यार्थियों छात्र छात्राओं को बिल्कुल एक सुव्यवस्थित तरीके से, सहज तरीके से अपने पढ़ाई के लिए रास्ता सुलभ करवाने के लिए पुलिस ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब क्या स्थिति है उस ऐसे अभियान में? चूंकि सफलताएं तो मिली है पुलिस को, अब क्या स्थिति है? क्या लगातार उससे मॉनिटरिंग हो रही है? उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है कि जो सामान्यतः मतलब हर विद्यार्थी जो भी वहाँ अध्ययन करने आता है, सामान्यतः बहुत सारे जो होते हैं बच्चे वो केवल अध्ययन करने आते हैं, बाकी सारी चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो एक तो ऐसे लोगों में हम जो है एक विश्वसनीयता का, एक सुरक्षा का संदेश ले जाए, और साथ ही साथ जो इक्के दुक्के एलिमेंट्स जो ऐसे रह जाते हैं जिनको कि हमें दुरुस्त करने की आवश्यकता है कानूनी रूप से, उनका दुरुस्तीकरण जरा अच्छा कर दिया जाए, ताकि ये संदेश चला जाए कि ये कोई जो है वो कोई बहुत बड़े उसके वो नहीं है, ताकि ये किसी को कहीं से प्रभावित कर पाएंगे। ये दोनों अभियान कई प्रकार से चलाए गए हैं। जहाँ कार्रवाई की आवश्यकता थी, काफ़ी प्रभावी और काफ़ी कड़ी कार्रवाई की गई है, और लगातार विद्यार्थियों से, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, कॉलेज में हो, छात्र छात्राओं के बीच में लगातार संवाद किया गया है। उनको हमने कई अपने स्पेसिफिक नंबर्स और डिटेल्स भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि वो पुलिस को अपना फीडबैक दे सकें। तो मुझे लगता है कि इसको लगातार मेंटेन करने की भी आवश्यकता होगी, जिसको हम लोग कर रहे हैं। पुलिस ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम भी शुरू कर रखा है VKFRU के माध्यम से, ऐसे लोगों को जो अप्रत्यक्ष रूप से जो IT का उपयोग कर अपने अपराधों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः अपराध देखने में आते हैं, और कुछ अपराध ऐसे हैं जो देखने में नहीं आते हैं। ऐसे अपराधों को भी डिटेक्ट करने का पुलिस ने काम किया है। बेसिकली ये यूनिट जो है खासतौर से महिलाओं की सुविधा के लिए है। कई बार जो लोग हैं एनोनिमिटी का फ़ायदा उठा के, अपनी पहचान छुपा के, या उनको लगता है कि तकनीकी माध्यम आजकल बहुत सारे उपलब्ध हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर्स हों,
वो उसका उपयोग करके जो है वो गलत संदेश देना या अपनी जो मन की कुंठा है उसको कई लोग निकालने का प्रयास करते हैं। और महिलाओं के लिए बड़ा कई बार मुश्किल होता है इन चीज़ों को ओपनली कहीं से एक्सप्रेस करना या बताना। तो इसका पर्टिकुलर जब ये कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे मंशा यही थी कि इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो महिलाएं समक्ष में आके बता सकें, वहाँ फ़ोन पे बता सकें और उस पर कार्रवाई हो सके। और मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में इंदौर में इसमें और अच्छा कार्य, काफ़ी ठीक ठाक और संतोषजनक कार्य हुआ है। और पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो मेरे पास समक्ष रूप से आए, चाहे वहाँ पे फ़ोन करें या कंप्लेन करें, तो एक निश्चित समय सीमा में सही प्रकार से उस कंप्लेंट्स का निराकरण हो और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। क्योंकि ये क्या, अगर कभी हल्के में ये छूट जाते हैं तो इनके मन में ये धारणा बन जाती है कि बड़ा अच्छा है, चलो इधर हम अपनी आपराधिक कृत्य भी करते हैं, दूसरा वो समझौता हो जाता है। तो हम लोग उसको इनकरेज नहीं करते। अपराध के हिसाब से आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, इसको इंश्योर कराने का प्रयास करते हैं और फरियादी को विश्वास में लेके। सर, पुलिस ने अपराधों पर जिस तरह से नियंत्रण किया है, क्राइम वॉच के माध्यम से जो काम शुरू किया है, चूंकि इंदौर पुलिस ने मध्य प्रदेश नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेश तक की भी अपने इस क्राइम वॉच के माध्यम से एक अपनी अच्छी जो बेहतर छवि बनाई है और उसके काम के परिणाम भी सामने दिए हैं। अब क्या स्थिति है, बाहर से कितना सहयोग क्राइम वॉच के लिए इससे मांगा जा रहा है पुलिस के लिए, और कितनी सफलता के इसमें और आसार दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पुलिस को बहुत सारी सूचनाएं देना चाहते हैं। उनके मन में दो बाधाएं आती हैं इसके लिए। एक तो उनका ये विचार आता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सूचना दूंगा उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, पता नहीं अब ये क्या करेंगे मेरी सूचना पे। दूसरा जो सबसे गंभीर बात रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी पहचान को जो है वो बता देंगे कि भाई फलाने व्यक्ति ने या फलाने ने फ़ोन किया था। तो इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए और इसमें कोई सब्जेक्टिव एलिमेंट ना रहे, हम इसको क्लोजली मॉनिटर भी कर पाएँ, तो इसलिए कई नंबर, फेसबुक आईडीज़, ट्विटर अकाउंट्स और ईमेल आईडीज़, फिक्स्ड फ़ोन नंबर, ये लगातार 24 घंटे जनता को उपलब्ध कराए गए हैं। और इसमें बड़ी संतुष्टि का विषय कि लगातार सूचनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसमें हमने उस व्यक्ति को हम कई बार वापस फ़ोन नहीं करके बताते कि आपकी सूचना पे कार्रवाई होगी, हमारी कार्रवाई ही उनके लिए एक संतुष्टि का विषय है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी दी गई सूचना पे, क्योंकि कई प्रकरणों में हम लोग इनाम भी देते हैं, अगर वो कोई चाहता है कि किसी ने किसी आपराधिक गतिविधि की सूचना दी और उसको कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, तो वो भी हम देते हैं। और साथ ही साथ इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। और मुझे लगता है कि ऐसे जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक तरह से विश्वास की एक कड़ी या एक सेतु है जनता और पुलिस के बीच, हम लोगों ने दिया है। तो ये हमारा दायित्व है कि हम इसको बड़े क्लोज तरीके से और बड़े एफिशिएंट तरीके से इसको मॉनिटर करें और ये इंश्योर करें कि इस पर जो भी सूचना आती है उस पर बड़ी विश्वसनीयता और प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो, और जो हमारा इसके प्रति कमिटमेंट है वो लगातार बना रहे। पुलिस के सामने एक दो समस्याएं बनी रहती है। पुलिस शहर, थाने तो शहर में बड़े हैं, लेकिन पुलिस बल की जो पर्याप्त संख्या में उपस्थित होना चाहिए वो अभी कहीं ना कहीं कम दिखती नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि जो जनसंख्या का अनुपात है उसके अनुसार पुलिस बल की और आवश्यकता है शहर में? मुझे लगता है कि शासन ने इस दिशा में काफ़ी सकारात्मक पहल की है और पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि लगातार पुलिस फोर्स में बढ़ोतरी हो रही है। इस बार भी हुई है और हमारे ज़िले में ही करीब मुझे लगता है 600 से 700, एग्जैक्ट नंबर इस समय मेरे पास नहीं है, और ज़्यादा रिक्तियाँ हैं, करीब 2 से 300 और हमारे लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 साल के अंदर ही आपको लगभग 1000 का और फोर्स मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में काफ़ी सकारात्मक पहल हुई है। और अब मध्य प्रदेश में भी जो एक तरह से हम लेते हैं कि प्रति 1 लाख लोगों पे कितनी पुलिस है या 100 व्यक्तियों पे कितनी पुलिस है, तो वो एवरेज काफ़ी आगे बढ़ा है। वो अभी इस देश के कई जो बहुत अग्रणी प्रदेश हैं उनके दिशा में अग्रसर हुआ है। और अब हमारा दायित्व है जब पुलिस लीडरशिप या पुलिस अधिकारियों की ये हो जाता है कि जब हमारे को ये व्यवस्था दी गई, लोग दिए गए, तो एक उसको हम डिलीवर भी करें। तो हमें सुविधाएं जो मिली, जो लोगों के सहूलियत के लिए हमें आदमी मिले, हमें सुविधाएं जो मिली, जो गाड़ियां मिली, अभी जैसे FRVs आई हैं, 40 अपने जिले में है, 30 अपने शहर में है, जो संसाधनों की हम बात करें तो संसाधनों की, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी भी उससे बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है कि जितना चाहिए उतना नहीं है, पर उस दिशा में काफ़ी सकारात्मक पहल हुआ है और मुझे लगता है कि इससे हमें अपनी डिलीवरी डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं मैसेज भी जाए कि मैन पावर बढ़ा या संसाधन बढ़े तो उससे पुलिसिंग भी बेहतर हुई। सर, इसमें हथियारों का भी मामला है कि पुलिस के पास में वो पर्याप्त हथियार नहीं है जिनकी आवश्यकता विषम परिस्थितियों में होना चाहिए। मुझे लगता है ऑटोमेटिक वेपन और बाकी सारे काफ़ी संतोषजनक उसमें, कई हमारे अधिकारी इसमें ट्रेन भी हैं और लगातार जैसे मैंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया है, अब ये चल रहा है और आपको पहले जैसे जो है वो राइफल लिए हुए 303 टाइप के लोग बिरले मिलेंगे। अब आजकल सारे हमारे अधिकारी इंसास राइफल या SLR राइफल हैं, AK-47 पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल, 9mm, ये सारे कैरी करते हैं। तो मुझे लगता है हथियारों में तो अपना प्रदेश काफ़ी संतुष्टि की उसमें है।
ये पुलिस में अक्सर ये देखने का आया, पुलिस जिस तरीके से काम करती है लेकिन उसमें संसाधनों की कमी के साथ साथ वेपन्स के जो मामले जो पुलिस के सामने आते हैं वो काफ़ी कम महसूस होते हैं। आप विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में देखा जाए तो काफ़ी अहेड है। और जैसा मैंने अभी पहले मेंशन किया कि बहुत सारे वेपन्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और उसमें ट्रेन लोग भी हैं, और मुझे लगता है कि पर्याप्त स्थितियों को देख के पर्याप्त मॉडर्न वेपन्स उपलब्ध हैं। सर, एक आपने पारदर्शिता की बात कही है, पुलिस काम तो फील्ड में पारदर्शिता से कर रही है, लेकिन जो कार्यालयों में बैठे हुए पुलिस विभाग के अधिकारी या कर्मचारी हैं, कभी कभी उनमें ये देखा जाता है कि उनमें पारदर्शिता नहीं है और उन बातों को लेकर के पुलिस पे करप्शन के आरोप लगने लगते हैं। उस प्रक्रिया को, उस कार्रवाई को, उस कामकाज को और पारदर्शी बनाने के लिए क्या व्यवस्थाएं अब आप कर रहे हैं नए सिरे से? क्या उसकी समीक्षाओं के तहत उस पर कोई अभियान या कुछ तरीके का काम शुरू कर रहे हैं आप? इसमें एक्चुअली 2-3 प्रॉन्ग की हमने कार्रवाई की है। बेसिकली पहली जो होती है, जो आपने कही कि पारदर्शिता से कम जो है इसकी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। अगर वो सही कार्य करेंगे, एक समय सीमा में सारे कार्य होंगे, तो कहीं ना कहीं उस लोगों को घुमाने फिराने की, उनको परेशान करने की, उनको किसी प्रकार से अपने प्रभाव में लेके उनसे रुपए पैसे की मांग करने की, ये चीज़ें डेफिनेटली कम होंगी। दूसरी जो कार्रवाई की है, इसमें जो व्यक्ति इसमें इंडल्ज किया है उसको हमने एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया है। कई लोगों को सीधे बर्खास्त भी किया गया जो इसमें लिप्त पाए गए। जी सर। इसके साथ साथ तीसरा यह है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका एक पर्याप्त सुपरविजन हो। जैसे सीएसपी होते हैं, वो 2 या 3 थानों का सुपरविजन करते हैं, तो उनको भी अपने लोगों को 1-to-1 देखना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो मुकदमे दर्ज होते हैं, जो फरियादी आते हैं, उनका सही समय में एक निराकरण हो। जब समय ज़्यादा लगता है या वो उस पर सुपरविजन की कहीं ना कहीं कमी होती है, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से ऐसा अंदेशा होने लगता है कि इसमें करप्शन की, इसमें अंदेशा होने लगता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति फिर जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर उसको प्रभाव में लेने की कोशिश करने लगता है। और वो तो अगर निश्चित समय सीमा, पारदर्शिता और एग्जेम्पलरी एक्शन, ये तीनों हमने किया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% जो है इसमें कामयाबी है, पर कहीं ना कहीं एक संतुष्टिकारक लेवल पे है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे अंदर भी जिनको और ज्यादा अभी उसको करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बातें जो है डाउन द लाइन पहुंचने में थोड़ा समय लगता है और कई लोगों की विचारधाराएं थोड़ी पुरानी होती हैं, तो उनको सही सोच को समझने में भी समय लगता है। तो उनको पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो समझ जाए इस विषय को कार्रवाइयों के द्वारा और समझाने के द्वारा। अदरवाइज अगर वो इंडल्ज करेंगे और कभी कंप्लेन आएगी तो एग्जेम्पलरी एक्शन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस तरह की पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। जब पुलिस की छवि बनाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे कदम बढ़ाया है, तो पारदर्शिता एक वर्किंग के अंदर बहुत जरूरी है। सर, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कविता रैना हत्याकांड एक बहुत चुनौतीपूर्ण पुलिस के लिए हुआ था और 118 दिन पुलिस को संघर्ष करना पड़ा, चूंकि उसका पर्दाफाश कर दिया, इसके अंदर अहम कड़ी कहाँ से आपने शुरू की थी? किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए थे जिसके तहत ये 118 दिन में आपको सफलता मिली? और क्या ऐसे ही और कोई मामले पुलिस के पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके ऊपर पुलिस काम कर रही है? देखिए, जब कोई भी अपराध घटित होता है, खासतौर से हत्या का अपराध, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए। कारण वो या तो जमीन जायदाद के विषय में हो सकता है, रुपए पैसे का हो सकता है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, कई बार इलिसिट रिलेशंस, अवैध संबंध होते हैं, कई बार कोई अन्य तात्कालिक परिस्थिति हो सकती है, कई बार वो खाने पीने के बाद जो नशे वगैरह में रहते हैं वो परिस्थिति हो सकती है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का कारण स्पष्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। और इस हत्याकांड में जो विलम्ब हुआ वो सबसे पहले ही कि बेसिकली कोई कारण स्टैब्लिश करने में जो है सबसे दिक्कत गई। पुलिस ने अपने जो है बहुत सारी थ्योरीज बनाई, परिवार से काफ़ी बातचीत करी, लेकिन कोई स्पष्ट कारण उसमें जो है वो निकल के सामने नहीं आ पाया। अब वहाँ के आसपास के लोगों की गतिविधियाँ, परिवार के किन लोगों से मिलना जुलना था, पूरे परिवार का बहुत बड़ा जो एक समूह हम कह लें, उनके रिश्तेदारों के बीच, सभी के बीच एक लंबी समीक्षा और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जीरो इन हुआ कि और कोई इसमें से कारण सारे बाहर हो गए हैं, अब यही व्यक्ति है और अब इसके विरुद्ध जो है वो साक्ष्य की खोजबीन की जाए। जब साक्ष्य उसके खिलाफ पुख्ता हो गए तो उसको जो है उसमें अरेस्ट किया गया। आपका कहना ये सही है कि समय लगा, पर कई बार जैसा मैंने कहा कि किसी चीज़ में कारण जब तक क्लियर ना हो और कारण के पीछे जब फिर आता है तो उसमें मोटिव स्टैब्लिश होता है, फिर मोटिव के बाद आदमी स्टैब्लिश होता है कि भाई मोटिव ये है तो करने वाले ये हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को चिन्हित करने में और लगाने में जो है उनको अलाइन करने में डेफिनेटली कुछ समय लगा। बड़ी टीमें लगाई गई थी और कमिटेड टीमें थी और उसमें लगातार वो कार्य करते रहे जिससे सफलता मिली। कुछ एक मामले हैं, 2-3 ऐसे मामले हैं जिसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। एक पिछले साल का है, 2015 का है, एक मामला ऐसा 2014 का है और एक ऐसा ही मामला 2012 का है शायद। तो उसमें हम लोगों के ये प्रयास हैं कि इनको भी जो है एक नए सिरे से हम देखें
और फिर से उसको अध्ययन करके और उसमें जो बिंदु रह गए हैं उनको जांच पड़ताल करके इनको निकाला जाए, क्योंकि अगर कोई अपराध हुआ है तो वो अपराध ही सामने आना चाहिए। तो कोई पुलिस की जिस तरह से वचनबद्धता की आपने बात कही है, इसी वचनबद्धता का एक सिला और कविता रेना हत्याकांड से भी सामने आया था, जो एक और महिला के लापता और गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, जिसकी फाइल संयुक्ता थाने से गुम हो चुकी थी। आप के ही निर्देशन पे उस फाइल को पुनः पुनर्जीवित किया गया है, उस पर कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस किस नतीजे पे अभी तक पहुंची है? मुझे लगता है कि उसमें पूरा अभी विषय क्लियर नहीं हो पाया है, पर यह है कि वो थोड़ा पुराना विषय था, करीब मुझे लगता है 7 साल लगभग पुराना, 2009 के आसपास की बात थी, और उसको फाइल भी गुम हो गई थी। तो उसमें 2 प्रोंग हमने कार्रवाई की है। एक तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जिन पे इन्होंने लापरवाही जिन्होंने की थी, और दूसरा अब उसको नए सिरे से सारी कड़ियों को जोड़ के और जो हमारे ध्यान में जो बातें आई थी उसको लेके आगे जाके उसको पूरा डिटेक्ट करना। मुझे लगता है अभी उसमें सफलता तो नहीं मिली है, पर जैसा आपने कहा कि एक हमारा एक तरह से इसको कह लें कि वचनबद्धता है या हमारी एक ड्यूटी है कि जो चीज़ संज्ञान में आई उसको लेके हम आगे बढ़ें, और कौन जिम्मेदार था उसके लिए, आखिर वो लेडी गई तो कहाँ गई, ये सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करें। तो कार्य उसमें चल रहा है और मुझे लगता है कि कोई जल्दी नतीजे पर पहुँचने का पूरा प्रयास है। पुलिस की एक ताकत होती है खुफिया तंत्र। पुलिस का जो एक खुफिया तंत्र होता है वो कभी कभी कमजोर नजर आता है, कई घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद जानकारी आती है, या फिर कोई घटना का एक स्वरूप बन जाता है, उसकी जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी स्थिति में खुफिया तंत्र को और किस तरीके से सजग बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आपका कहना सही है कि एक खुफिया तंत्र से मुझे लगता है वो हमेशा यही रहता है जिनको हम मुखबिरों का तंत्र कहते हैं। अब समय के साथ साथ कई बार ये जो है बड़े एक्सप्लॉयटेटिव हो गए, ये पुलिस से भी बढ़ के पुलिस हो गए। इन्होंने अपने दूसरे चैनल चालू कर लिए, मतलब 1-2 इन्होंने सूचनाएं दी, फिर पुलिस के करीब आए तो फिर वो दूसरे काम धंधे में लिप्त हो गए। तो कहीं ना कहीं उसकी भी मॉनिटरिंग करते हुए कई लोगों को अलग थलग किया गया। अब देखिए, इतने सारे लोग हैं, जैसा अभी आपने कहा कि 27 लाख लोग हैं, अगर हम कहीं ना कहीं लोगों के बीच वो विश्वास पैदा कर पाए, जैसे क्राइम वॉच उनमें से एक संसाधन सफल हुआ, काफी सफल हुआ एक। तो अगर हमें कोई आदमी सूचना देना चाहता है पर वो उसके अंदर बहुत सारी हिचकिचाहट रहती है कि मुझे परेशान तो नहीं करेंगे, तंग तो नहीं करेंगे, बयान के लिए तो नहीं बुला लेंगे, या कहीं मुझे जो है वो मेरा नाम तो नहीं बता देंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो प्रयास किए गए कि ये सब कुछ नहीं होगा, आप तो बड़ी आसानी से अपनी सूचना दीजिए और उसके बाद आप इसको भूल जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सूचना पे क्या कार्रवाई हुई, आपको कार्रवाई देख के ही पता चल जाएगा, आपके आवास में आ जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि इसमें हम लोग कई बार अच्छा रिवार्ड भी देते हैं जिन्होंने अच्छी सूचना दी, और अगर वो विलिंग है कि उनको आगे लाके गोपनीय तरीके से उनको रिवार्ड किया जाए, तो कईयों को हमने रिवार्ड दिए भी हैं, कईयों को हम लोगों ने मंच पे दिए हैं, कईयों को जो है वो गोपनीय तरीके से भी दिए हैं, जिनका नाम पता वो सब हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो वो एक तरीका है। और ऐसे जब बहुत सारे लोगों के हम बीच पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं से वो सूचना हमें आ ही जाएगी। पर एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं रिटरेट करूंगा कि जैसा हम लोग हर बार कहते हैं कि समाज में सुरक्षा रही, ये पुलिस का पहला दायित्व है। हर प्रकार से सुरक्षित रहे समाज, उसमें कोई आपराधिक तत्व जो है वो बिल्कुल सक्रिय ना होने पाए। अगर कोई अपराध होता है तो प्रभावी कार्रवाई पुलिस करे। पर कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा में जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे के साथ जुड़ के भी एक दूसरे की सुरक्षा करनी पड़ेगी। जैसे हम परिवार में रहते हैं, हमारे एक दूसरे के पास घर हैं, हम पड़ोसी हैं, तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि उस पड़ोसी के घर में कभी कोई घुस रहा है और हमने किसी को सूचना नहीं दी। क्योंकि जो व्यक्ति सामाजिक स्तर पर भी लोगों का दायित्व बनता है, दायित्व के साथ साथ एक नेसेसिटी भी है। क्योंकि जब समाज का ताना बाना ऐसा होगा, जब हम एक दूसरे से जुड़ के और एक दूसरे, जैसा मैंने उदाहरण अभी दिया कि भाई आपके पड़ोसी के घर में उदाहरण स्वरूप कोई जा रहा है और हमने अगर उसकी सूचना नहीं दी, उसको सावधान नहीं किया, तो कल ये कृत्य हमारे साथ भी हो सकता है और वो फिर वो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इतने सारे आईज और ईयर्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इतनी सारी आंखें जो हमारे हैं जनता की हैं, इतने सारे श्रवण वो है कान है, इतने सारे लोग अगर सक्रिय होंगे तो कहीं ना कहीं हमें सूचनाएं मिलेंगी। ये भी सही है कि कई बार पुलिस की तरफ से भी बड़ा डिस्करेजिंग रिस्पॉन्स रहता है। जैसे किसी ने गलती से थाने पे फोन लगा लिया तो कैसे पता तुमको, तुम कौन होते हो, बताने वाले कौन होते हो, इस तरह की बातें आती हैं। हम लोग उसको भी कट कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये क्राइम वॉच का एक अलग सिस्टम बनाया कि इसके बहुत प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। नेट पे भी सारा उपलब्ध है। अगर आप क्राइम वॉच इंदौर करके गूगल करेंगे तो आपको सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। और आज के ज़माने में जब बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपने यहाँ इंटरनेट का प्रयोग अपने शहर में करते हैं, स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, जिसको कहते हैं कि फिंगर टिप्स पे उपलब्ध है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं से सूचना पहुंचानी चाहिए, देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब इस तरह से हम किसी को बाधित कर रहे हैं, पर एक बेहतर सुरक्षित समाज के निर्माण में मुझे लगता है कि हम सभी को, जब मैं कॉमन मैन की तरह देखता हूँ, हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए, जवाबदेही बनना चाहिए जनता की भी। और फिर मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत पुरानी भारतीय परंपरा भी है और हमारे संविधान की भी यही मंशा है कि हम एक दूसरे के रूप, एक दूसरे के काम आए, किसी ना किसी स्वरूप में एक दूसरे का सहयोग करें।
और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का पूरा ताना बाना भी इससे बड़ा एक मतलब एक बृहद रूप में देखें तो कहीं ना कहीं इस पे जुड़ा हुआ है कि परस्पर हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। और पुलिस इसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है जब कार्रवाइयों की आवश्यकता पड़ती है आपराधिक तत्वों के विरुद्ध। तो कहीं ना कहीं वो सूचनाएं अगर हम पुलिस तक पहुंचाएंगे तो जो आपने खुफिया तंत्र कही उसके लिए फिर हमें सिलेक्टेड मुखबिर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 10 मुखबिर चुनिंदा है जो कभी कभी फायदा भी उठाते हैं। वो भी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। पर ये अगर सिस्टम मजबूत होगा तो मुझे लगता है कि और ज्यादा होगी, और जिस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। फिर अपने पुलिस के जो तरीके हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के, बहुत डिटेल में उसमें मैं नहीं बताऊंगा, उसके थ्रू भी हम बहुत सारे लोगों की मॉनिटरिंग और उनकी जानकारियां एकत्रित करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि दर्द जो अपने को होता है, पड़ोसी का दर्द को भी अपना दर्द समझा जाए। इसी दर्द को हम देखते हैं कि कभी कभी जिस तरह से देश के किसी भी हिस्से के अंदर कोई भी घटनाएं होती हैं जो एक समाज विरोधी, देश विरोधी, या फिर हम कहें कि किसी तरह से भी नुकसानदेह होती हो और समाज को एक विघटित करने का ताना बाना जिसमें बुना जाता है, हम उसको आतंकी घटना भी कह सकते हैं। उस मामले को लेकर के सेंटर से लेकर के पूरे प्रदेश के और पूरे देश के अन्य राज्यों को भी अलर्ट किया जाता है। उसमें इंदौर सबसे पहले नजरों में आता है। जब अलर्ट की स्थिति बनती है उस समय पुलिस को क्या करना पड़ता है, किस तरीके से पुलिस को सजग होना पड़ता है? एक्चुअली अभी पूरा प्रोसेस थोड़ा सा जो है वो गोपनीय टाइप का है, पर अलर्ट मतलब कुल मिला के ये होता है कि पुलिस एक तरह से सक्रिय होती है। हमारे जो चिन्हित पॉकेट्स हैं, चिन्हित लोग हैं, उनकी गतिविधियों को नोटिस किया जाता है। शहर में आने जाने वालों पर निगरानी बढ़ा दी जाती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कई बार विजिबल चेकिंग कराई जाती है देखने के लिए कि मतलब वो दिखाई दे रही है जो चेकिंग हो रही है। कई बार कई लोगों को हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं डिफरेंट प्रकार से, वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। और ओवरऑल पूरा जो एक सिस्टम है उसको एक दिशा विशेष की तरफ ओरिएंट कर दिया जाता है, जिसकी बात आपने कही। और कुछ उसके विजिबल कंपोनेंट होते हैं जो हम कार्रवाई करते हैं वो दिखती है, कुछ उसके कंपोनेंट ऐसे हैं जो दिखते नहीं है लेकिन उसके परिणाम सामने आते हैं। उसके परिणाम सामने आते हैं, उसकी सक्रियता से कई बार जो है जो हमारी दिशा में अगर कोई सोच रखता है तो वो उससे डेटर होता है कि इधर उसकी सोच कामयाब नहीं होगी। सिमी का स्लीपर सेल मध्य प्रदेश के पूरे नेटवर्क के अंदर फैला हुआ बार बार ये मुद्दा उठता है, और हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार करा है कि उज्जैन का जो महिदपुर है वो वहाँ पर स्लीपर सेल हमारा जो सिमी का है वो गढ़ बना हुआ है, लेकिन उसका असर आसपास के जिलों में भी देखने को मिलता है। चूंकि महिदपुर उज्जैन जिले में है और इंदौर से सटा हुआ है, देवास उनसे सटा हुआ है। ऐसी स्थिति में पुलिस स्लीपर सेल जो सिमी का है उसको ध्वस्त करने में कामयाब तो रही है, लेकिन वो पुनः न पनपे इंदौर जिले के अंदर फिर न पसारे, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए हैं और किस तरह से पुलिस सजग है उसमें? बेसिकली जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ वर्षों पूर्व हमारे शहर और उसके आसपास इसमें सिमी से संबंधित लोग पकड़े गए थे। कुछ एक हैं जो अभी शहर में हैं जिनके ऊपर पूर्व में प्रकरण दर्ज हुए थे, और कुछ एक हो सकता है ऐसे, मैं अगेन थोड़ा सा इसमें जो है बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें वॉच करने की आवश्यकता रहती है। और हो सकता है कि उनकी सक्रियता उस स्तर की नहीं है कि उनके ऊपर तात्कालिक रूप में कोई कार्रवाई कर ली जाए, पर कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियों को, उनके सारी चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ता है। तो इस दिशा में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी पुलिस को करना चाहिए, जैसे मॉनिटर करना चाहिए, वो की जाती है। और इसमें बहुत सारे हमको इनपुट्स भी मिलते हैं कई जगहों से, और उसको हम मॉनिटर करते हैं। और बहुत सारे अपने दीगर जो हमारे विभाग के जुड़े हुए अन्य कंपोनेंट्स हैं उनसे भी मिल के मॉनिटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग बड़ी तगड़ी है, और मुझे लगता है कि इसमें जो पहले कार्रवाइयाँ कुछ वर्षों पहले की गई थी वो काफ़ी इफेक्टिव थी। उससे एक बड़ा इनका वो टूटा, पर वो लगातार पनपने ना पाए, और कहीं से इस खास तौर से जो हम लोगों की जिम्मेदारी का एरिया है, अपना शहर और अपना ज़िला, इस उसमें प्रवेश ना करने पाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। बहुत डिटेल में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नहीं कहना चाहेंगे, पर डेफिनेटली उस दिशा में प्रयास जो है काफ़ी लगातार चलता रहता है और बड़े क्लोज उसमें चलता रहता है। कभी कभी देखने में आता है पुलिस के लिए भूमाफिया और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडे सरदर्द बन जाते हैं। जब ऐसी विकट परिस्थितियां सामने आती है उस समय यह कहा जाता है कि पुलिस प्रभावी कार्रवाई तभी कर सकती है जब शासन का उसको खुला अवसर मिले कि खुले तौर पे वो काम कर सके। आपको लगता है कि कहीं ऐसी प्रतिबद्धता बन जाती है पुलिस की, कहीं इस तरह से मजबूर होना पड़ता है? मुझे लगता है कि आप लोगों ने पिछले कई महीनों में देखा होगा, और मुझे लगता है कहीं भी पुलिस को जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां पुलिस पीछे हटी हुआ ऐसा कोई प्रकरण मेरी संज्ञान में नहीं है। और अगर ऐसा कहीं है तो उसको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। कोई प्रतिबद्धता नहीं है। मुझे लगता है कि सिंपल जो हम लोग बहुत आसानी से रखते हैं, और मुझे लगता है शासन की ये बड़ी मजबूत मंशा है कि जो व्यक्ति अपराधी है, अगर वो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम जनता के प्रति पुलिस का एक नज़रिया बड़ा सकारात्मक, बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो इसी जो हमारे मूल मंत्र ही यही है, और इसके अलावा हम लोग कोई ज़्यादा इसमें सोचते नहीं हैं। अपराधी कोई भी है, कार्रवाई होगी।
भू माफियाओं का एक जो शिकंजा पूरा जो जाल बिछा हुआ था उसको भी ध्वस्त करने में पुलिस ने काफी सफल प्रयास किए हैं। अब इसमें बेसिकली दो एलिमेंट होते हैं, दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर कोई आपराधिक कृत्य कर रहा है, चाहे अब आप जो शब्द यूज़ कर रहे हैं भू माफिया जो भी हो, अगर कोई उसकी शिकायत आती है, वो वांटेड है, उसमें कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो वो होती है। कई बार वो जो है लोग कंप्लेन करके पीछे हट जाते हैं, कंप्लेन करने से ही उनका काम हो जाता है कि उन्होंने कंप्लेन करी और फिर वो समझौता हो जाता है, वो आगे नहीं आता है। तो कई बार पुलिस के हाथ नहीं चाहते हुए बच जाते हैं। कई लोग जब पुलिस कार्रवाई प्रारंभ करती है, और वो अपेक्षित भी है क्योंकि आम आदमी ये चाहेगा कि उसकी जो राशि कहीं है और अगर वो पुलिस में कंप्लेन करने से या पुलिस की इंक्वायरी प्रारंभ होने से उसको वापस मिल गई तो ये ऑल बट नेचुरल है कि उसकी जो है रुचि अपनी शिकायत पे कार्रवाई कराने की बहुत कम रह जाएगी। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो रास्ते में आती हैं। कई बार जो लोग शिकायत करते हैं वो उसमें कायम नहीं रहते, बाद में जाके तो पुलिस को कार्रवाई करने में दिक्कत आती है। पर अगर जहां लोग कायम रहे हैं और जहां लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और उन्होंने अगर अपनी शिकायत को कायम रखा, वहां पे कार्रवाई की है। हो सकता है ऐसे कुछ एक प्रकरण अभी हो प्रोसेस में या कहीं वो है सामने ना आ पा रहे हो, और अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली उसमें बड़ी पॉजिटिव और बड़ी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। शहर में कानून व्यवस्था की बात हो या फिर पुलिस की सक्रियता की बात हो, अक्सर ये देखने में आता था कि प्रशासनिक अफसर हो, जो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी वो और पुलिस विभाग में बैठे अफसर, इनमें तालमेल की कमी देखी जाती थी। लेकिन आपकी इंदौर में पदस्थापना के साथ ये देखने में आया है कि आपने प्रशासनिक अफसरों को बिल्कुल सही तरीके से तालमेल में बिठा के रखा और आप उनके साथ में तालमेल बना के रखे हैं। तो हम कानून व्यवस्थाओं को बना रखें, क्या है, किस दिशा में पुलिस अफसरों को और प्रशासनिक अफसरों को सोचना चाहिए, किस दिशा में हमें काम करना चाहिए ताकि ये तालमेल आगे भी भविष्य में बना रहे? देखिए, इसमें मेरी जो सोच है और जिस सैद्धांतिक रूप से मुझे लगता है जो जिम्मेदारियों की भी जो सोच है वो यही है कि अल्टीमेटली हम सभी को जनता के लिए डिलीवर करना है। चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, बेहतर से बेहतर हो, जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, कोई असामाजिक आपराधिक तत्व सक्रिय ना हो। और मुझे कहते हुए बड़ी संतुष्टि है कि जिला प्रशासन ने खासतौर से इसमें पुलिस का जो है लगातार सहयोग किया। और अब तो जो वर्तमान कलेक्टर हैं ये मेरे साथ पहले भी रह चुके हैं, तो और हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। वो नहीं चाहते हुए भी हमारे कदम एक ही साथ उठते हैं। कई बार हमारी जो बातचीत होती है तो हम जब डिसाइड करते हैं कि तो पता चला कि जब एक दूसरे को फ़ोन करते हैं तो उसी विषय पे कर लेते हैं। तो ये एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बड़ी मजबूत है। और जब शीर्ष अधिकारियों की रहती है तो सामान्यतः जो है वो जूनियर अधिकारियों को अपने आप हो ही जाती है। वो परिस्थितियाँ हैं और मुझे लगता है हर जगह पर सामंजस्य का लेवल काफ़ी अच्छा है और सोच बड़ी क्लियर है। उसमें कहीं कोई हमें रत्ती भर भी कहीं कोई धुंधलापन या कहीं कोई रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं कि हमारे दायित्व क्या है और उसका निर्वहन कैसे करना है। बीच बीच में आपकी पदस्थापना के पहले इस बात के मुद्दे उठते रहे थे कि आईपीएस और आईएएस अफसरों के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था के मुद्दे रहते हों, चाहे 151 का मुद्दा हो या कुछ भी हो, तो एक यूनिट अलग अलग करने की जो बात चल रही थी, पुलिस कमिश्नरी को लेकर के जिस तरह की बात चल रही थी, तो ये तमाम सवाल खड़े होते थे। तो क्या अभी पुलिस कमिश्नरी का जेहन जो है पुलिस विभाग के पास में है या आईएएस के सामने है? अब ये बेसिकली मेरी ब्रीफ का हिस्सा नहीं है, मेरी जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं है इस पर विचार करना। पर जो मेरी जिम्मेदारियां उसमें और जो कलेक्टर हैं एज ए जिला कलेक्टर, उनकी जो जिम्मेदारियां, मुझे लगता है कि हम दोनों को ये इंश्योर करना है कि कानून व्यवस्था बेहतर रहे और इसमें हम जिसके खिलाफ जहाँ चाहते हैं और कानूनी रूप से सही कार्रवाई वो 100% करते हैं, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती। जब हम लोग एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो कार्रवाई कर लेते हैं। चलो, हम आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहेंगे कि चूंकि आने वाले 1.5 माह बाद उज्जैन में एक सिंहस्थ है जहां पर काफी संख्या में लोगों के आने की है। क्योंकि उज्जैन इंदौर से जुड़ा हुआ शहर है और इंदौर उज्जैन से लगने होने के कारण यातायात का तमाम व्यवस्था रहेगी, कानून व्यवस्थाओं की भी तमाम बात रहेगी। मैं डीआईजी साहब आपसे इस बात के लिए जानना चाहूंगा या हमारे डीजी न्यूज के दर्शक इस बात के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर के इंदौर पुलिस की क्या व्यवस्थाएं रहेगी और सिंहस्थ में लोग किस तरह से सुरक्षित रहें, उसमें इंदौर पुलिस की भागीदारी किस तरह होगी? इंदौर पुलिस की बेसिकली 2 या 3 मुख्य जिम्मेदारियां होंगी। जैसा आपको विदित है कि सड़क मार्ग का काफ़ी सारा ट्रैफिक अपने शहर से जाएगा, तो कैसे इसको सुव्यवस्थित किया जाना है, कैसे उज्जैन से सामंजस्य करके उनको कहाँ कहाँ बैचेज में रोकना है ताकि वहाँ पे बहुत भीड़ ना हो, और फिर रोका जाए तो उनको फिर बाकी सुविधाएं कैसे देनी है, रोकना है तो फिर कहाँ से रोकना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बॉर्डर यानी सेंधवा वगैरह से ही ट्रैफिक को स्लो करना पड़े या रोकना पड़े। तो एक तो ये मेन ट्रैफिक अरेंजमेंट मेन जिम्मेदारी रहेगी। दूसरा, जो क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत सारे वीआईपीज का आगमन या बहुत सारे लोगों का आगमन जो है वायु मार्ग से भी होगा, तो उन व्यवस्थाओं को देखना एक जिम्मेदारी रहेगी। तीसरी जो रहेगी कि रेल मार्ग से कई बार लोग यहाँ आएंगे, उनको मेन स्टेशन या लक्ष्मीबाई नगर या जो जहाँ भी वो उतरते हैं या जो भी ट्रेन सुविधाएं रहेंगी उस समय, उसको दृष्टिगत रखना। और चौथी चीज़ जो एक आएगी कि ओवरऑल एक सुरक्षा के परिदृश्य को देखते हुए अपनी तैयारियों को रखना।
तो इस चारों पॉइंट्स पे पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है और आने वाले दिनों में और इसको फाइन ट्यून करके बेहतर बिल्कुल कर लिया जाएगा और बेहतर से बेहतर खासतौर से ट्रैफिक व्यवस्था के प्रयास किया जाएगा कि बेहतर से बेहतर हो ताकि आम जन को उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना होना पड़े। तो क्या इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, पुलिस बल का पूरा जो है कंसंट्रेशन उज्जैन होगा जहाँ पे सिंहस्थ का वो हो रहा है। हमारे पास जो बल है मुझे लगता है कि इन जिम्मेदारियों के लिए पर्याप्त होगा। आवश्यकता पड़ने पे पुलिस मुख्यालय बहुत रियलिस्टिक आकलन करता है और अगर आवश्यकता होगी तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस मुख्यालय में है वो हमको बल उपलब्ध कराएंगे। तो आप थे इंदौर डीआईजी संतोष कुमार सिंह जी। इनका साफ कहना है कि पुलिस केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती बल्कि सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करने का पूरा प्रयास करती है। बस शर्त यह है कि समाज के रहने वाला हर वर्ग पुलिस की सोच के साथ में अगर काम करे तो समाज के अंदर बढ़ते अपराधों को जमीन से नेस्तनाबूद किया जा सकता है और अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली या संरक्षण प्राप्त किसी भी स्तर का हो उस पर कार्रवाई किए जाने में आसानी होती है। मैं समझता हूं कि डीआईजी साहब की इन भावनाओं को इंदौर की जनता बखूबी समझेगी और पुलिस के साथ जो एक अभियान चलाया है उसमें साथ होगी और समाज को एक स्वच्छ समाज देने में और एक शिक्षित समाज देने में पुलिस के साथ इंदौर की जनता अपनी अहम भूमिका निभाएगी। डीआईजी साहब, आपका स्टूडियो में आया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। डीजी न्यूज के मुद्दे की बात कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।